टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल एवं इम्पोर्टेंट क्लासेस आ रही हैं, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लगाए जा रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जा रहे हैं। अगर आप बोलो तो 1 के भी लगवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी 2 के लगवाए जा रहे हैं, जिसका मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस है उसके लिए। तो सभी लगवाए जा रहे हैं, होने ही वाले हैं, और तब तक आपके पूरे जितने भी आज तक के पेपर बने हुए हैं सारे लगवाए जाएंगे। तो आप सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि इस पर एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है और पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो जो नए आए हुए वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। 20 सितंबर 2015 का एक सॉल्ट पेपर है, और सीटेट पेपर 2 यानी 6 to 8 की पेपर आता है। जैसे सीटेट पेपर में 6 to 8 का ही आता है, जितना भी आता है, जिसका जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी में से। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन करेंगे हम आज, है ना। तो एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन सी होगी? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका को मानक निर्देश दे रही है, या बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। नहीं, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, और कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, क्योंकि वो अपने अनुसार जो भी शिक्षा है उसको प्राप्त कर पाए। ये महत्वपूर्ण होता है शिक्षिका करना, कि ये कहना कि उनको मानक निर्देश दिए जाएंगे ये गलत है, और कि उनके व्यवसाय को जानकर शिक्षा दी जाएगी ये भी गलत हो जाएगा। और कि बच्चा सामान्य गति से आगे बढ़े, ये ऐसी योजना बनाना नहीं, जिसको जैसा उसका दिमाग है उसी हिसाब से वो बढ़ पाएगा सक्रिय होकर बच्चा। तो उसको हर अवसर प्राप्त किए जाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी आवश्यक अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो बच्चों को सूचनाएं लिखाकर याद करने को कहकर, या यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। दोनों ही गलत है ये तो, ना उन्हें याद करा सकते ना उन्हें दंड दे सकते, और तथ्यात्मक जानकारी देकर नहीं, ये भी गलत है। तो राइट हो जाएगा हमारा 4th, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। जब बच्चे अवधारणाओं को बारे में बच्चे अपनी समझ को व्यक्त करेंगे तभी तो उनको अवसर, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। ये शिक्षा सही है कि उनको स्वयं से वो अपनी जो भी धारणा है उनके मन में वो व्यक्त करे। तो ये सहायता उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बच्चों को। और जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें ये एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है, या पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, या जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, या पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। नहीं, कोई बाधा नहीं, ये गलत है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है, इस वजह से। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? तो समय सारणी का कठोरता से पालन करना एवं पाठ्य पुस्तक से बंधे रहना। ये गलत है कि कठोरता से पालन करो, पाठ्य पुस्तक से ही बंधे रहो केवल। तो ये हमारा गलत है। आगे देखते हैं। तो सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और विद्यार्थियों को
स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना या अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधी तरीके से ज्ञान पहुंचाना और विद्यार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और विद्यार्थियों को स्वतंत्र होकर चिंतन की सुविधा देना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो बच्चों की त्रुटियों के संबंध में उपयुक्त है। तो गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए या बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड देना चाहिए। ये तो गलत ही होगा, कठोर दंड नहीं देते हैं बच्चों को। अगर जिसने बच्चों को समझ लिया उसने पेपर निकाल लिया। बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है इस पेपर में। तो बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। फिर बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। राइट, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं कि वो किस प्रकार सोचते हैं ना। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। फिर है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। और आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। नहीं, एकमात्र तरीका नहीं है। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, नहीं, ये गलत है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार भिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता भी है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता है। तो राइट आंसर हमारा 1st हो जाएगा। फिर है पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने और कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने और प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालयों के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना या बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित कराना या पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना या यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करोगे तभी वो बहुत अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा बन सकता है ना। उसे खुद की बुद्धि इस्तेमाल करने को कहो। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे को नियंत्रण में रखने की गलत, बच्चे अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में गलत, बच्चे को प्रेरित करने, बच्चे को डांटने तो गलत। देखो, नियंत्रण नहीं कर सकते, ये नेगेटिव आ जाएगा, ना ही तुलना कर सकते, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, और ना ही डांट सकते। बच्चे को हम प्रेरित कर सकते हैं आगे के लिए, उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है, तो बच्चे को प्रेरित करना राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। तो सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, और कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार यह कथन से आप सहमत हैं कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। जैसे कि भावनाओं को प्रेरणा बोलते हैं
सीखने को अधिगम, तो इनसे भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किसकी उपयोगिता का आकलन करते हैं? तो सही उत्तर का निर्माण करने, या सही उत्तर की व्याख्या करने, या सही उत्तर की पहचान करने, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना। तो बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। फिर है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, या एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, या कौशलों का अर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है आनुवांशिकी संचरण। कौन नहीं होगा? आनुवांशिकी संचरण। फिर है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण एवं प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो जीन, परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा, अवधारणा, विकास के क्षेत्र। तो मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया? तो उन्होंने किया स्कीमा या अवधारणाएं। किसका? स्कीमा, अवधारणा। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे अपने पितृ वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। फोर्थ हमारा राइट आंसर। फिर है अधिगम आसक्तता वाले, क्या यानी बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं, और बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, और बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम आसक्तता वाले यानी बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता क्या है? तो बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। जो बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है, या समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, या सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो सृजनात्मकता है वो है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं, और आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो आगे देखते हैं क्या करना चाहिए। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को वो बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, या शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए बहुत जल्दी उठे और देर तक रुके, या बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। ये सब गलत है। ट्यूशन उससे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तो ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट, जो कि है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। राइट, तो उससे वो जल्दी से याद हो जाएगा। अगर जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं अपने जीवन से रिलेटेड हो तो वो हमें जल्दी से याद होती है, इस वजह से वही गृह कार्य देना चाहिए। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए
मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। और बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यस्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। यह बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर एक ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रयुक्त करना होता है। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। यह शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगी। यह शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। यह शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, है ना। फिर है हमारा क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, या यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव या प्रकृति और पोषण पर बहस या बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है कि प्रकृति और पोषण पर बहस दर्शाता है। फिर है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, संवेदी गातिक अवस्था एवं पूर्व संख्यात्मक अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, या सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, या सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण का, है ना। तो पहला ही हमारा राइट आंसर है। फिर है प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है या पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वेद स्रोत है। यह इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। यह समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रगतिवादी शिक्षा है जो वह समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। फिर है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। तो बच्चों का मानकीकृत आकलन को, या विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन को, या अभिसारी चिंतन, या जानकारी का पुनः स्मरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ना मानकीकृत, ना अभिसारी, ना पुनः स्मरण। तो राइट आंसर होगा कि विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से में जोड़ता है। ऐसा कौन सा कथन है जो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है।
तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषक शब्द हैं और अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, क्योंकि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। फिर है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से संबंधित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है। फिर है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है, या शिक्षकों के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, या शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, या शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार भी देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार कि शिक्षक क्या हो जाएगा, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता। इसमें मानकीकृत आ गया, नेगेटिव टैग बढ़ा गया, ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर है हमारा बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेदी आदि। तो ये नहीं। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, नहीं। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो राइट, बुद्धि एक बहुआयामी होती है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर है, लिंग यानी जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है, यानी किसकी आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, या स्त्रियोचित और पुरुषचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध करे, या अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के विभिन्नताओं की स्वीकृति, या सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना हो जाएगा। फिर है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो देखते हैं। तो ये कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे और उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे, या बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए, या माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। राइट, तो फर्स्ट हमारा राइट है। फिर है हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन 30। हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं डेली। तो समान आयु के 30 पेडागोजी हिंदी वाले आते हैं, लेकिन उसके सोशल साइंस के हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 60 ही एग्जाम में आते हैं। तो समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है?
तो राइट आंसर है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। इसमें मानक आगे एक गलती हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत, ये भी गलत हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। अगर आपको लग रहा है ये पूरा नहीं पढ़ा, कैसे गलत हो गया, तो आपको एक पेडागोजी की ही प्ले लिस्ट में एक टैग वर्ड की क्लास बना दी गई, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सी लाइन गलत हो जाती है हमारी और कौन सी सही। तो फिर है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, या सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय की भूमिका ये होनी चाहिए कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो राइट आंसर हमारा 4th होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी आज क्लास यही समाप्त होती है, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिएगा। और आज क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।